किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप और आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आपको कृषि जगत से जुड़ी हुई तमाम नई जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं। चाहे कृषि जगत में नित नए बदलाव हो रहे हों, नई तकनीक का इस्तेमाल हो रहा हो, सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम स्कीम्स के बारे में आपको जानकारी कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाते हैं, ताकि आप इन जानकारियों का सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल कर अपनी खेती किसानी में परिवर्तन ला सकें, किसान भाई आगे बढ़ सकें। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 3 सेगमेंट्स के माध्यम से हम आप तक इस कार्यक्रम में जानकारी पहुंचाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बताते हैं विज्ञान और किसान में क्या कुछ खास रहेगा, उसके बाद हम बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की और अंत में बात होती है फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन की। कार्यक्रम में आगे बढ़ें, लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि क्या कुछ जानकारी मिल रही है आज हमें मंत्रालय से। किसान भाई, सरसों में हो रही कीट बीमारियों का निपटारा कैसे करें और इन बीमारियों से नियंत्रण कैसे करें, इसके बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान के स्टूडियो से DPPQS के संयुक्त निदेशक डॉक्टर KL गुजर। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है। सरसों की फसल में वैसे तो कुछ बीमारियां लगती हैं, जैसे कि अल्टरनेरिया, लीफ स्पॉट या लीफ ब्लाइट और सफ़ेद रोली, तना गलन और पाउडर मिल्ड्यू। ये प्रमुख बीमारियां सरसों की फसल में लगती है, लेकिन इनमें मुख्यतः सफ़ेद रोली और तना गलन का प्रकोप ज़्यादा होता है। सफ़ेद रोली वाइट रस्ट जिसको बोलते हैं, यह फंगस से होती है, एल्बिगो फंगस से। फसल छोटी अवस्था में होती है, नवंबर के अंत तक। उस समय जब तापमान कम होता है और नमी होती है तो पत्ती के निचली सतह पर इसके जो गोल सफ़ेद रंग के फफोले टाइप बनते हैं, सफ़ेद ग्रोथ होती है और उसके बाद यह धीरे धीरे बढ़ता है और उसके बाद पत्ती के ऊपर भी धब्बे बनते हैं और पत्ती को सुखा देता है और इस तरह से ये रोग बढ़ता है और बाद में फिर ये एक सिस्टमिक रूप में डाउनी मिल्ड्यू के साथ में मिल करके ये एक कॉम्प्लेक्स कंपोजिट बीमारी बनती है, जो कि फलियां आने पर रोग है वह प्रकट होता है, जिसको हम डाउनी मिल्ड्यू और सफ़ेद रोली का एक मिक्स इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसमें भी जो फलियां हैं उसके स्थान पर एक ग्रोथ, एक विकृत अवस्था जो होती है वह आ जाती है और इससे उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। जब इसमें तापमान कम होता है और नमी ज़्यादा होती है तो उस समय हमें खेत में ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, ताकि इसका जो ग्रोथ है फंगस का, जब फलियां बनने लगती है, फूल से जब फूल आने लगते हैं, जब फलियां बनने लगती है, उस समय कार्बेंडाजिम का हम इसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके अगर छिड़काव करते हैं तो भी ये बीमारी को हम नियंत्रित कर सकते हैं, फैलेगी नहीं ये बीमारी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर के बारे में। राष्ट्रीय किसान दिवस यानी किसान दिवस हर साल 23 दिसंबर को हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती भी इस दिन मनाई जाती है और इसी के उपलक्ष्य पर भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने 23 दिसंबर को भारतीय किसान दिवस मनाया। आइए देखते हैं क्या कुछ खास रहा। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा 23 दिसंबर सोमवार को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक अतुल तिवारी, कार्यक्रम के खास मेहमान धर्मवीर कंबोज और कई राज्यों से आए किसान भाई और बहनें शामिल हुए थे। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों का सम्मान करना, साथ ही खेती के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान की सराहना करना था। आयोजन में उपस्थित संस्थान के निदेशक ने अपने विचार भी व्यक्त किए। हमारे बीच आज कई राज्यों से किसान भाई और बहनें यहाँ पर आए हुए हैं
और विशेष पर्व का दिन है आज किसान भाइयों के लिए और बहनों के लिए, राष्ट्रीय किसान दिवस का। और इस अवसर पर भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया वो बहुत ही सराहनीय रहा। न सिर्फ खेती के अपने उपज को विपणन के लिए या मार्केटिंग के लिए रखा, बल्कि उसका प्रोसेसिंग करके कैसे उन्होंने कई गुना ज़्यादा आमदनी की। उस आमदनी से न सिर्फ उनको पैसे का लाभ हुआ, बल्कि उनका नाम, उनकी शोहरत और उनकी दूरदर्शिता, उनका इनोवेशन, ये सारा कुछ जो है पूरी दुनिया देख रही है। तो हमारा आने वाले किसान जो भाई बहन हैं, जो नए जागरूक युवा आ रहे हैं किसानी में, उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख थी। और आज का दिन विशेष हमारे लिए महत्वपूर्ण था और बहुत सफल दिन आज का रहा हमारा। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई राज्यों से आए किसान भाई और बहनें भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम के खास मेहमान धर्मवीर कंबोज भी मौजूद थे, जिन्होंने खेती क्षेत्र में अपनी एक खास पहचान बनाई है। इन्होंने इस आयोजन के माध्यम से किसानों को खेती के क्षेत्र में कुछ नया कर दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही किसान भाइयों को खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। जो खेती कर रहे हैं हम लोग, उसको जो है ना अपने फार्म पे ही उसकी प्रोसेसिंग करें और फार्म फ्रेश उत्पाद बना करके देश को दें, विदेशों को दें। अपना डेट उस पर लगाएं, अपना मोहर लगाएं उस पर, उसको वैल्यू एडिशन करके बेचें और नए नए अनुसंधान करें, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करें और खुद के अपने आविष्कार करें, तो वो आगे बढ़ेंगे। और वह दिन दूर नहीं है, किसान अब समझ रहा है और उसको प्रोसेसिंग में जाना पड़ेगा और वो अपने प्रोडक्ट बना के बेचेगा और तभी उसको आमदन बढ़ेगी। खेती में जब मेरे को मार्जिन नहीं था और मेरी हॉस्पिटलों में जो है ना इनकम का पैसा जाने लगा दवाइयों में, तो मैं तो घर छोड़ के मैं तो दिल्ली चला गया था, रिक्शा चलाने लग गया था। वहाँ पैदल रिक्शा चलाई मैंने। लेकिन वहाँ पर जब मैंने देखा कि वहाँ पर जो है ना विदेशों से बड़े बड़े उसमें खान मार्केट में, तो इस तरह के ऐसी मार्केटों में जो है ना वो उनके उत्पाद आ रहे हैं, मेड इन हॉलैंड स्ट्रॉबेरी जैम, मेड इन पेरू गुआवा का जैम। तो इस तरह के हमने जब देखे प्रोडक्ट, ये बाहर मुल्कों से यहाँ आ रहे हैं, हम किसान हैं, हम तो ट्रॉलियाँ उत्पादन करते हैं, क्यों ना हम भी वैल्यू एडिशन करके इस तरह बेचें, बाहर भी बेचें, यहाँ भी बेचें। तो उससे वहाँ से प्रेरणा मिली और वैज्ञानिकों ने मेरा साथ दिया और फिर मैंने जो है ना एक मशीन डेवलप करी जो मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसिंग मशीन से वो नाम से है। वो आज पूरी दुनिया के 18 कंट्रियों में ये मशीन जा चुकी है। ये घर पे भी चलती है, सिंगल फेस बिजली पे भी चलती है, बैटरी पे भी चलती है, सोलर पे भी चलती है और 1 घंटे में 200 किलो तक की प्रोसेसिंग करती है। टमाटर, चिली, कोई भी फ्रूट बीज नहीं तोड़ती। और इससे जो है ना गुलाब जल भी बनते हैं और इससे हल्दी के पत्तों के तेल भी निकलते हैं, सफ़ेदे के तेल निकलते हैं, पुदीने के, हरे धनिए के तेल निकलते हैं। तो इस तरह की हमने वैल्यू एडिशन करके हम लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमने एक्सीलेंस सेंटर भी खोला जिससे विदेशों के लोग भी आकर ट्रेनिंग ले रहे हैं और मेरे देश के भी 2000 से ज़्यादा बहनों ने, भाइयों ने ट्रेनिंग ले करके अपने कारोबार अलग अलग स्टेट में शुरू कर दिए हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सफल किसान विकास भी शामिल हुए थे, जिन्होंने खेती की दिशा में किसानों द्वारा किए गए अद्वितीय कार्य को सराहा और किसान भाइयों को खेती में नवाचारों के लिए प्रोत्साहित भी किया। आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है कि सभी संस्थान आज किसानों के लिए किसान दिवस का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे कि किसानों को भी सीखने को मिलता है भी किस तरह से डिफरेंट किसान अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है अभी अगर ऐसी तरह के किसान और प्रोग्रेसिव फार्मर हर गांव में अगर 2 होंगे तो हमारा गांव और हमारा देश बहुत आगे होगा। और ऐसी मीटिंग्स में आके किसानों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है भी किस किस क्षेत्र में अलग अलग श्रेणी में किसान काम कर रहे हैं और हमें अपनी इनोवेशंस को कैसे आगे लाना है और किस तरह से अपने गाँव को, अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे ले जाना है। यही संदेश है भी सभी किसान वासियों को बहुत बहुत बधाई कि आज आपके लिए ये दिन जो रखा गया है और इसको अच्छे से मनाएं और किसानों तक अपनी अच्छी टेक्नोलॉजीज को किसानों तक पहुंचाएं।
किसान दिवस के अवसर पर भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा हमारे किसान भाइयों को निमंत्रित कर खेती में दिए जा रहे उनके अद्वितीय योगदान और कठोर परिश्रम के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के जयंती के अवसर पर संस्थान के निदेशक अतुल तिवारी जी ने आने वाले दिनों में कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों और आधुनिकीकरण से किसान भाइयों को साझा किया, ताकि उनका मनोबल बढ़े और वे अपने काम को और लगन से संपन्न करें, ताकि वे अपने भविष्य को और भी सुरक्षित कर सकें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने सबसे पहले सेगमेंट की, जिसमें हम जानकारी देंगे आपको विज्ञान और किसान के माध्यम से। हमारे देश में कई औषधीय पौधों की खेती की जाती है, जिसमें से एक है तुलसी। तुलसी की पौधे की खेती अगर आप करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं। और इस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है, क्या कुछ खास है, कैसे आप तुलसी की पौधे की खेती कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस सेगमेंट में। हमारे देश में तुलसी का पौराणिक महत्व है। भले ही ये तुलसी के नाम से जाना जाता हो, लेकिन इसके दूसरे भी कई नाम हैं। मिसाल के तौर पर सुलभा, ग्राम्या, पुरसा, बहुमंजरी और होली बेसिल। दुनिया भर में इसकी करीब 150 किस्में पाई जाती हैं। ऑसिमम बेसिलिकम यानी बोवई तुलसी, ऑसिमम अमेरिकैनम यानी काली तुलसी, ऑसिमम ग्रेटिसिकम यानी वन तुलसी या राम तुलसी, ऑसिमम बिर्डी यानी जंगली तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम और ऑसिमम किलीमंडस्क्रिकम इसकी कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं। कमाल की बात तो ये है कि इसकी खेती कम उपजाऊ जमीन में भी आसानी से की जा सकती है। हाँ, खेत में पानी की निकासी का उचित इंतजाम होना जरूरी है। वैसे बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए बहुत उपयुक्त है। ये उष्णकटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय दोनों तरह की जलवायु में हो जाती है। खेती 2 चरणों में होती है। पहले बीज बोकर नर्सरी तैयार करेंगे और फिर रोपाई। बुआई के लिए जमीन जून के दूसरे हफ्ते तक तैयार हो जानी चाहिए। जमीन तैयार करने के लिए 15 से 20 सेंटीमीटर गहरी जुताई करेंगे और फिर 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की सड़ी खाद मिट्टी में अच्छी तरह मिला लेंगे। सतह से उभरी हुई 1 मीटर लंबी और इतने ही मीटर चौड़ी क्यारियां बना लेंगे। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 750 ग्राम से 1 किलो बीज, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश की जरूरत होगी। इसका बीज सीधे नहीं बोना है, बल्कि रेत या बालू में मिलाकर बुआई करनी है। बीज कतारों में बोने हैं। एक कतार से दूसरी कतार की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी है। बीज को ज्यादा गहरा नहीं बोना है। जमाव के 15 से 20 दिन बाद 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन डाल देने से अच्छी पैदावार होती है। 5-6 हफ्तों में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई मौसम साफ रहने पर दोपहर के बाद ही करें और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर जबकि पौध से पौध की 30 सेंटीमीटर रखें। चूंकि ये बरसात की फसल है, इसीलिए अगर ठीक ठाक बारिश होती रहे तो सितंबर तक कोई सिंचाई नहीं करनी पड़ती। उसके बाद जरूरत के हिसाब से पानी देते रहना है। रोपाई के 1 माह बाद पहली निराई गुड़ाई करनी है और निराई गुड़ाई के 3-4 हफ्तों बाद दूसरी। खेत अगर बड़ा है तो ये काम ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है। तुलसी के लिए 15 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद रोपाई से पहले डालनी है। इसके अलावा 75 से 80 किलो नाइट्रोजन, 40 ग्राम फास्फोरस और 40 किलो पोटाश की जरूरत होगी। रोपाई से पहले फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा जबकि नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा देनी है। बाकी नाइट्रोजन 2 बार में खड़ी फसल में देना है। रोपाई के 10 से 12 हफ्ते बाद तुलसी कटाई के लिए तैयार हो जाती है। ये वो समय है जब पौधे में पूरी तरह से फूल आ जाते हैं और नीचे के पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर फसल से 20 से 25 टन पैदावार ली जा सकती है, जिसमें 80 से 100 लीटर तेल निकल आता है। दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे अपने बाकी 2 सेगमेंट्स की, जिसमें आपको जानकारी देंगे फार्मिंग इंडिया और कृषि स्टार्टअप के बारे में। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ।
अभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन में और बात करते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है कृषि स्टार्टअप। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि खेती किसानी के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं को समझते हुए आज हमारे देश में कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इन स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में हमारी सरकार भी कदम कदम पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती रहती है। तमाम ऐसी स्कीम्स भी चलाती है जिसके जरिए हमारे जो देश में स्टार्टअप्स हैं वो आगे बढ़ सकें। कृषि के क्षेत्र में स्टार्टअप्स की क्या भूमिका है, कैसे आप स्टार्टअप करके आगे बढ़ सकते हैं, आइए देखते हैं इस सेगमेंट में। वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर उत्तम जैव उर्वरक है। इसे केंचुओं के माध्यम से वनस्पतियों को विघटित करके बनाया जाता है। खास बात यह है कि गोबर खाद की तरह इसमें बदबू नहीं आती। नितिन महाराष्ट्र के पुणे में रहते हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 15 साल तक कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी करने के बाद इन्होंने अपना खुद का कारोबार शुरू करने का फैसला किया। इस तरह 2020 में नौकरी से इस्तीफा दिया और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगाई। यूनिट लगाने से पहले इन्होंने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण भी लिया। 2020 में एक अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग ऑफ यूथ इन एग्रीकल्चर करके 5 दिन का मैंने स्किल का ट्रेनिंग केवी के नारायण में लिया था। वो ट्रेनिंग करते समय ऑलरेडी हमने 30x60 छोटे शेड में वर्मी कंपोस्टिंग चालू किया था। रूरल एरिया में उसका बहुत अच्छा फीडबैक भी आ रहा था। तो हमने स्टार्ट करते टाइम पहले 2 सेगमेंट कर लिए। एक सेगमेंट था एक अर्बन सेगमेंट और एक रूरल, ये 2 सेगमेंट पहले से डिसाइड किए थे। तो वो सेगमेंट को कैसे हिट कर सकते हैं, तो वो ट्रेनिंग में जो हमारा लैकुनस था, मतलब प्रॉब्लम क्या था कि वर्मी कंपोस्ट तो सभी लोग बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो ज़्यादा ज़मीन वाले हैं या फिर जिसके पास अपना खुद का जानवर है, वो लोग बहुत से लोग इंटरेस्टेड है वर्मी कंपोस्ट बनाने में। बट उसको एनरिच करके कैसे हम अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, वो ट्रेनिंग हमें केवी के नारायणगांव से मिला। ट्रेनिंग में जैसा सिखाया था वैसे बेड बना के एक 200x50 का एक शेड बना लिया। 25 टन्स का कैपेसिटी का हमारा कैपेसिटी है, मंथली कैपेसिटी 25 टन हम वर्मी कंपोस्ट निकाल सकते हैं। हमारे देश में छोटे किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कम जमीन में ज्यादा उपज के लिए वो ज्यादा से ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन उर्वरकों का इतना ज्यादा उपयोग कृषि के लिए भी हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी। इससे छुटकारा पाने के लिए रसायनों को खेतों से बाहर करना होगा, लेकिन ये काम एकदम ही कर देना सही नहीं है, बल्कि रासायनिक उर्वरकों की मात्रा में धीरे धीरे कमी लानी होगी और उसकी जगह वर्मी कंपोस्ट जैसे जैविक खादों की मात्रा बढ़ानी होगी। ऐसा करने से उपज भी बनी रहेगी। नितिन भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। डे 1 से हमने ऐसा बोला नहीं कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक पे कंसंट्रेट करो, तो आप 70-30 60-40 ऐसा प्रोग्राम करके अगले 5 साल के लिए हम कैसे सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं, वो दिमाग में रख के हमने ये प्रोग्राम मतलब एक्सपेंशन हाथ में लिया। 2020 में ट्रेनिंग के बाद हमने एक्सपेंशन किया। उसके बाद रूरल का माउथ पब्लिसिटी से हमें बहुत अच्छा सपोर्ट रूरल फार्मर का मिल रहा था, पर चैलेंज वही था कि मार्केटिंग तो मार्केटिंग का भी हमने 2 सेगमेंट में डिवाइड करने के बाद, अर्बन और रूरल करने के बाद, अभी मार्केटिंग का भी हमने अच्छी तरह से अचीव किया है। मतलब
हमारा सिटीज़ में भी 1-2-5 किलो में पैकिंग में वर्मी कंपोस्ट जाता है, और रूरल में 40 kg का पैक है वो जाता है। उसके बाद केवीके की टीम रेगुलर टच में थी हमारे। बाद में हमने फॉस्फो कंपोस्ट करके एक कंपोस्ट इंट्रोड्यूस किया, या फिर वर्मी वॉश उसका कैसे एनरिचमेंट कर सकते हैं। ये 2-4 चीज़ें करने के बाद, या फिर जीवामृत हो, तो जीवामृत है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में है उनको बढ़ावा देके 20-30% अपना इल्ड फार्मर कैसे बढ़ा सकते हैं, वो चीज़ पे कंसंट्रेट करके हमने वो 4-5 चीज़ जो मार्केट में लाई। नितिन की वर्मी कंपोस्ट यूनिट में नारायण गांव कृषि विज्ञान केंद्र की बड़ी भूमिका रही है। यहीं से इन्होंने आर्या कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त किया है। आर्या केंद्र सरकार की ओर से प्रायोजित कार्यक्रम है जो कृषि और उससे जुड़े व्यवसायों के अलावा सेवा क्षेत्र में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए खासकर ग्रामीण युवाओं को प्रोत्साहित कर रहा है। नितिन का कहना है कि एक तरह के कारोबार से काम नहीं चलता है, बल्कि कई कारोबार मिलाकर किए जाएं तो लगातार आमदनी बनी रहेगी। यही कारण है कि वो देसी मुर्गियां भी पाल रहे हैं और आने वाले समय में शेडनेट के क्षेत्र में भी कदम रखने की सोच रहे हैं। नितिन लंबे समय तक कॉरपोरेट से जुड़े रहे हैं। यहाँ का अनुभव वर्मी कंपोस्ट की मार्केटिंग में काम आ रहा है। शायद यही कारण रहा है कि उनका काम कम समय में ही चल निकला है। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे अपने महत्वपूर्ण सेगमेंट जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया की। आप बने रहें, देखते रहें कृषि दर्शन। हम जल्द लौट रहे हैं। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं कृषि दर्शन में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की जिसका नाम है फार्मिंग इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अपने एआई एंकर कृष के जरिए कि क्या कुछ खास जानकारी है हमारे किसानों के लिए। नमस्कार किसान मित्रों, मैं हूं आपका एआई एंकर कृष। आज हम बात करेंगे एक क्रांतिकारी पहल के बारे में जो आपके खेती के अनुभव को बदल सकती है। कोरमंडल इंटरनेशनल और महिंद्रा कृषि ई ने मिलकर किसानों के लिए ड्रोन स्प्रे सेवा शुरू की है। यह सेवा आधुनिक तकनीक का उपयोग करके आपकी फसलों पर सटीक और समान कीटनाशक और खाद का छिड़काव करती है। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि उत्पादन लागत भी कम होगी। किसान इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? महिंद्रा कृषि ई ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिससे आप अपने खेत के लिए ड्रोन स्प्रे सेवा बुक कर सकते हैं। यह सेवा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उपलब्ध है। ड्रोन सेवा की विशेषताएं: 1. यह प्रति एकड़ आधारित भुगतान प्रणाली पर काम करती है। 2. प्रशिक्षित पायलट द्वारा संचालित होती है जिससे छिड़काव सटीक और सुरक्षित होता है। 3. यह फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों के संपर्क से आपको बचाती है। कोरमंडल इंटरनेशनल और महिंद्रा कृषि ई की यह साझेदारी किसानों को न केवल आधुनिक तकनीक से जोड़ेगी बल्कि उनकी आय बढ़ाने में भी मदद करेगी। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। दोस्तों, हमारे देश के जो किसान हैं वो बड़ी मेहनत और लगन से भविष्य की फसलों को उगाते हैं और इन फसलों का उचित दाम लेने की जब बात आती है तो कृषि जिन्सों का सही भाव की जानकारी न होने की वजह से कई बार समस्या होती है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमारी सरकार ने ई नैम का इजाद किया है। ई नैम का इस्तेमाल करके आप देश भर की तमाम कृषि मंडियों की कृषि जिन्सों की भाव की सही जानकारी सही समय पर ले सकते हैं और अपनी उपज का सही मूल्य भी आप बाजार से ले सकते हैं।
इस ई-नैम का इस्तेमाल कीजिए और मंडियों की तमाम जानकारी आप सही समय पर पा सकते हैं और अपनी उपज का सही भाव भी आप ले पाएंगे। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि दिखाई गई सभी जानकारियों से आप सही तरीके से लाभ ले पाएंगे। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े आपको कोई भी जानकारी, कोई भी सुझाव, कोई भी सलाह आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको पता आपको क्या करना है, आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा हमारे इस कार्यक्रम की कोई भी जानकारी आपसे छूट गई है या आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आपको पता है क्या करना है। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा आप पहुंच जाएंगे DD किसान के YouTube चैनल पर। वहां पर भी इस कार्यक्रम को आप कभी भी किसी के साथ भी बैठ कर देख सकते हैं और कई लोगों तक इन जानकारियों को पहुंचा भी सकते हैं। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे तमाम नई जानकारियों के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।